हेलो दोस्तों, एचजेसी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, यानी कि हम आज से अर्थशास्त्र का क्लास प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है, यानी पहला पाठ है, उसका क्या नाम है? जो पहला पाठ है उसका नाम है विकास। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम समय को बर्बाद किए बिना अपने पाठ को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पाठ में जो पहला हेडिंग है वो है क्या? विकास। यानी अर्थशास्त्र का जो पहला पाठ है विकास, उसका पहला हेडिंग क्या है? विकास। ठीक है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि विकास क्या होता है। ठीक है। तो संपत्ति के साथ साथ मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों। यानी विकास ये नहीं कि एक व्यक्ति की लंबाई बढ़ गई तो विकास हो जाएगा, वैसे विकास नहीं होता। विकास कैसे कब कहेंगे उसको? कि संपत्ति के साथ साथ, यानी कि धन के साथ साथ मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, यानी उसके जीवन में भी वृद्धि हो रही है। जैसे उसके जीवन में वृद्धि कैसे हो गई होगी? तो उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा और अच्छा एजुकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो उससे क्या होगी? उसके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। उसको रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा? उसके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगा। जैसे देख लीजिए, राष्ट्र आय में दीर्घकालीन वृद्धि। ठीक है दोस्तों। यानी कि राष्ट्र आय में लंबे समय तक क्या हो? वृद्धि हो। दूसरा इसमें दिया है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा? विकास होगा। निर्धनता में कमी, यानी गरीबी कम होगी तो क्या होगा? विकास होगा। ठीक है दोस्तों। जीवन स्तर में सुधार, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे अनपढ़ हैं, यानी कि 14-15 से कम उम्र के हैं, अगर उनको शिक्षा दिया जाएगा, उनके जीवन में सुधार किया जाएगा तो उनके क्या होगा? उनको विकास होगा। ठीक है दोस्तों। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है विकास के लक्ष्य, यानी कि विकास के लक्ष्य कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों। सभी लोगों की इच्छाएं समान नहीं होती। ठीक है दोस्तों। जो लोग होते हैं सबकी इच्छाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। जितने भी लोग होते हैं उनकी इच्छाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों। तो जो विकास के लक्ष्य है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक आर्थिक लक्ष्य और दूसरा गैर आर्थिक लक्ष्य। यानी कि आर्थिक लक्ष्य यानी कि अधिक आय। आर्थिक लक्ष्य में क्या आता है? अधिक आय आता है, नियमित रोजगार आता है, बेहतर मजदूरी आता है और उपज की अच्छी कीमत। यानी कि आर्थिक लक्ष्य में अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आएगा कि यानी कि ऐसा लक्ष्य जिससे धन की प्राप्ति हो, जिससे क्या हो? धन की प्राप्ति हो, उसको हम क्या कहेंगे? आर्थिक लक्ष्य कहेंगे। और जिससे धन की प्राप्ति ना हो उसे हम क्या कहेंगे? गैर आर्थिक लक्ष्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों। जिससे धन की प्राप्ति ना हो, धन की प्राप्ति ना हो, ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे? गैर आर्थिक लक्ष्य कहेंगे। तो गैर आर्थिक लक्ष्य में क्या क्या लोगों की जो लक्ष्य है वो हो सकता है? तो बराबरी का व्यवहार, सभी लोग चाहते हैं कि हमको बराबरी का व्यवहार मिले, समानता मिले उनको। ठीक है दोस्तों। स्वतंत्रता मिले, दूसरे से सम्मान मिले, यानी हर एक व्यक्ति चाहता है कि दूसरा व्यक्ति है उसका क्या करे? सम्मान करे, यानी उसका इज्जत करे। ठीक है दोस्तों। अगला है महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित रखने का वातावरण। ठीक है दोस्तों। जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित वातावरण चाहिए, यानी कि वो भी अपना काम कर सके लड़कों की तरफ, यानी बाहर आ जा सके। ठीक है दोस्तों। छात्र एवं छात्राओं को बेहतर शिक्षा, जो भी स्टूडेंट है उनको बढ़िया से बढ़िया क्या मिले? शिक्षा मिले। ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अगला है आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास क्या होता है? तो डी ब्राइट एक अर्थशास्त्री है। ठीक है दोस्तों। कौन है? डी ब्राइट एक अर्थशास्त्री है। आर्थिक विकास एक बहुमुखी धारणा है जिसमें केवल मौद्रिक आय में वृद्धि नहीं होती बल्कि वास्तविक आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है। यानी कि आर्थिक विकास एक अवधारणा है, ठीक है दोस्तों, जिसमें सिर्फ धन के आय में वृद्धि नहीं होती है बल्कि वास्तविक आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है। मान के चलिए अगर आपके पास धन आएगा तो आप धन आएगा तो उस धन को अपने ऊपर और बढ़िया स्कूल में पढ़ने की आप प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। शिक्षा में लगाएंगे, आप स्वास्थ्य में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। इन सब में क्या होगा? आपका वृद्धि होगा। ठीक है। अगला है आर्थिक विकास की विशेषताएं। क्या है? आर्थिक विकास की विशेषताएं। तो आर्थिक विकास एक सतत विकास है दोस्तों। जो आर्थिक विकास है वो क्या है? एक सतत विकास है, निरंतर मतलब घटने बढ़ने वाला है जो विकास है ये। ठीक है। दूसरा इसमें है आर्थिक विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जब आर्थिक विकास होता है ना, यानी कि अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उसमें क्या होगा? राष्ट्रीय आय में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अगला है धारणीय विकास। अगला क्या है? धारणीय विकास। पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए किए गए विकास को धारणीय विकास कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए किए गए विकास को धारणीय विकास कहते हैं। यानी कि विकास इस प्रकार किया जाए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना पहुंचे और जो आने वाली पीढ़ी है, यानी कि जो भविष्य में जो आपके बच्चे होंगे उनको भी वो संसाधन मिल सके। ठीक है दोस्तों। जो संसाधन है वो मिल सके तो हम क्या कहेंगे? धारणीय विकास कहेंगे। ठीक है दोस्तों।
अगला है धारणीय विकास की विशेषताएं। दोस्तों अगर आपने सामाजिक विज्ञान का नोट्स नहीं बनाया है तो साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, कॉपी कलम लेकर बैठा करिएगा, जिससे आपको बाद में रिवीजन के लिए आसानी रहेगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्या है, धारणीय विकास की विशेषता, यानी कि इससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, धारणीय विकास से क्या होता है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, दूसरा इसमें भावी पीढ़ियों को नुकसान नहीं पहुंचते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उससे धारणीय विकास से कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला है मानव विकास, यानी कि मानव विकास क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मानव विकास लोगों की इच्छाओं तथा उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने की एक प्रक्रिया है। जो मानव विकास क्या है, जो लोग होते हैं ना, उनके इच्छा और उनके जीवन में स्तर में वृद्धि करने की क्या एक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो मानव विकास के जो सूचनांक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि ये देखिए क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो मानव विकास के जो सूचनांक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मानव विकास के जो सूचनांक होते हैं वो होते हैं, प्रति व्यक्ति आय होते हैं, जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी कि अगर मनुष्य को अगर कुशल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, उसके लिए धन जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके जीवन में सुधार जरूरी है, उसके लिए अच्छा शिक्षा जरूरी है, उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मानव विकास सूचनांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो विकास स्तर को मापने के लिए, किसी देश के विकास स्तर को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो मानव विकास सूचनांक है उसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कि देश के विकास के स्तर को मापने के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय। अगला क्या है हमारा, राष्ट्रीय आय, यानी कि एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का शुद्ध आय का योग। यानी कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु, यानी कि मान के चलिए हमारे देश में कोई वस्तु उत्पादित होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो उसका मूल्य, ठीक है दोस्तों, जो वस्तु उत्पादित होती है उसका मूल्य, और जो सेवा, यानी कि जो ट्रेवल लोग करते हैं और हॉस्पिटल में जो जाते हैं, जो उससे इनकम होती है वो उसका मूल्य, तथा जो विदेशों जो पैसा आता है, यानी जो विदेशों से पैसा आता है हमारे देश में उसका मूल्य, इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा। जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तीन चीज़ों का बस इसमें याद करना है, देश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं और विदेशी जो आय है, इन तीनों का योग क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। मान के चलिए आपके देश की जो कुल आय है वो कितना 100 है, और आपकी देश की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 20 है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, तो 5 होगा। ये बस हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ पे परिभाषा बनेगा, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला है शिशु मृत्यु दर, यानी कि एक वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, शिशु बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि किसी एक वर्ष में जन्मे 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। मान के चलिए एक वर्ष से पहले अगर कोई बच्चा मर जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, कितने बच्चे, 1000 बच्चे क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, 1000 बच्चों में से एक वर्ष से पहले जो बच्चा मर जाता है उसको हम क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पे है दोस्तों, तो जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है केरल राज्य में। कहाँ है, केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतः है, निम्नतः यानी कि कम है। क्या है, सबसे कम कहाँ है, केरल राज्य में। ठीक है, अगला है शिशु मृत्यु दर को रोकने के उपाय। जो शिशु मृत्यु दर है उसके रोकने के उपाय कौन कौन से, ठीक है, जो शिशु मृत्यु दर है उसके रोकने के उपाय है मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, यानी कि जो शिशु है उसको उचित स्वास्थ्य दिया जाए। ठीक है दोस्तों, उसके जो स्वास्थ्य है उसमें अधिक देखभाल किया जाए, जिससे क्या होगा, शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है माता एवं शिशुओं के आहार की उचित व्यवस्था किया जाए, यानी जो माता हैं और उनके जो शिशु हैं उन दोनों के जो आहार है, यानी जो खान पान है उनमें उचित व्यवस्था किया जाए। उनमें उचित व्यवस्था किया जाएगा तो क्या होगा, शिशु मृत्यु दर में कमी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, साक्षरता दर। क्या है, साक्षरता दर, यानी 7 वर्ष से अधिक और उससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक, 7 वर्ष से
या उससे अधिक, 7 वर्ष से अधिक, यानी 7 वर्ष से नीचे नहीं, 7 वर्ष से अधिक लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, 7 वर्ष से अधिक लोग हैं, उनके जो अनुपात होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, साक्षरता दर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपका विकास है उसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था वो हम यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपके लिए वर्क है, तो वर्क है आपका क्या है कि राष्ट्र आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस दोनों क्वेश्चन को करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको चेक करके बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है राष्ट्र आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतः है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों अगर ये जितना भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं उसका आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारा एक वेबसाइट है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर उसका नोट्स देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पढ़ाया गया सेम टू सेम वैसा ही नोट्स आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय